हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आज हम सॉल्व करते हैं समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया। यह एक उदाहरण है। मतलब कि एक लोहार का बेटा है जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया है। तो इसमें देखना क्वेश्चन में करें, एक लोहार का बेटा मतलब लोहार जो क्या कहते हैं, लकड़ियों का सामान बनाते हैं और फिर लोहे वहे का काम करते हैं, उनका बेटा है और वो व्यावसायिक शिक्षा को मतलब कि प्राप्त करके क्या बन गया, इंजीनियर बन गया। तो यह किसका उदाहरण बन रहा है? अंतःपीढ़ी गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का, अंतर पीढ़ी गतिशीलता का या फिर लंबवत गतिशीलता का? तो इसका क्या होगा? इसमें आई गेस आप लोगों ने अपना क्वेश्चन कर लिया होगा। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अंतःपीढ़ी गतिशीलता का। क्यों? अब बात करते हैं अंतःपीढ़ी गतिशीलता किसे कहते हैं। तो अंतःपीढ़ी गतिशीलता हम उसे कहते हैं जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की जो सामाजिक परिस्थिति है, मतलब कि सामाजिक परिस्थिति में जो होने वाला बदलाव यानी जो होने वाला परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता कहते हैं। तो परिवर्तन तो हो ही रहा है कि पिता जो है वो क्या है, लोहार है, और बेटा क्या है, इंजीनियर बन गया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अंतःपीढ़ी परिवर्तन। क्षैतिज गतिशीलता क्या होती है? जिसमें व्यक्ति मतलब कि उसी पोस्ट पे रहता है, बस वह परिवर्तन मतलब कि कम या ज़्यादा का नहीं देखा जाता, बराबर में ही होता है। और लंबवत गतिशीलता होती है, व्यक्ति है या तो ऊपर के क्रम में बढ़ता है या तो निम्न के क्रम में बढ़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने सभ्यता के चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत प्रतिपादित किया? कौन सा सिद्धांत? चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत। अर्नाल्ड टॉयनबी, सोरोकिन, ऑगबर्न निमकॉफ और डब्ल्यू एफ ऑगबर्न निमकॉफ और पैरेटो। तो इसमें जो 4 समाजशास्त्रियों का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा समाजशास्त्री है जिन्होंने चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है? तो चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत देने वाले कौन से सही हैं? अर्नाल्ड टॉयनबी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्नाल्ड टॉयनबी होगा। अब अगर हम इनके बारे में बात करें, अर्नाल्ड टॉयनबी के बारे में बात करें, तो वैसे ये तो एक बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, पहले हमको ये जान लेना चाहिए। इसके बाद हमने कौन सा ऑप्शन सही माना? अर्नाल्ड टॉयनबी को माना है। इनकी एक पुस्तक है जो बहुत बार बहुत से एग्जामों में पूछी गई है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ए जो है ये पुस्तक कौन सी है इनकी? ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री है, जिसमें इन्होंने क्या किया था? चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी बन सकता है, अर्नाल्ड टॉयनबी ने अपनी किस पुस्तक में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया? तो क्या हो जाएगी? ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में दिया हुआ है। और इसके बाद और सारी बुक का नाम भी देके पूछा जा सकता है कि किस में दिया। तो और अगले इसमें क्या है कि जैसे इसमें इन्होंने अगर देखा जाए कि इसमें इन्होंने क्या बताया है, मतलब कि जो चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत की बात करी, इसमें रखा क्या इन्होंने, बताया क्या इन्होंने? इसमें है जैसे कि जो प्रत्येक सभ्यता होती है, मतलब कि प्रत्येक सभ्यता को प्रकृति और मानव, कौन कौन? प्रकृति और मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। मतलब कि प्रकृति जो है वो मानव को चुनौती देती है। तो इसमें क्या है कि जो सभ्यताएं इसका प्रत्युत्तर यानी निर्माण के रूप में देती हैं, मतलब इसके जो इसका निर्माण है प्रत्युत्तर देती हैं, वो जीवित रहती हैं। शेष जो बचती हैं वो क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। मतलब चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत यही है कि ये क्या है, इस सभ्यता को प्रकृति एवं मानव जो है द्वारा चुनौती दी जाती है। जो सभ्यता है उसके प्रत्युत्तर में निर्माण के रूप में देती हैं वो तो जीवित रहती हैं, अन्यथा जो वैसे रहती हैं वो क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ही मोस्ट बात यह है कि जो टॉयनबी हैं, टॉयनबी के द्वारा विश्व की 21 सभ्यताओं की बात की गई। कितनी सभ्यताओं की?
21 सभ्यताओं का इन्होंने अध्ययन किया है और किस सभ्यताओं का अध्ययन करते हुए इन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक समाज निर्माण एवं विनाश, क्या बताया, प्रत्येक समाज निर्माण एवं विनाश संगठन एवं विघटन के दौर से गुजरता है। मतलब कोई भी समाज हो, कोई भी सोसाइटी हो, उसमें ये चीज़ें होनी ही होनी है। मतलब कि उस समाज का निर्माण भी होता है और उस समाज का विनाश भी होता है, उस समाज का संगठन भी होता है और उस समाज का विघटन भी होता है। तो ये दौर जो है वो समाज या सोसाइटी में चलता रहता है कि कंटिन्यू बना रहता है ये। तो इस पे इन्होंने बात की है और इन्होंने ही एक बात और की थी जो बहुत से एग्जाम में इसका भी पूछा गया है, जो कहा कि सिंधु व नील नदियों की घाटियों में जो लोग रहते हैं, किसमें, सिंधु और नील नदियों की घाटियों में लोगों ने चुनौती का प्रत्युत्तर दिया है। तो पूछते हैं इसमें कहाँ पे लोगों ने चुनौती का प्रत्युत्तर दिया है, तो सिंधु और नील नदियों की घाटी में रहने वाले लोगों ने दिया है। इसमें क्या है, इससे हुआ क्या, अगर उन्होंने प्रत्युत्तर दिया तो उससे हुआ क्या, तो वहाँ पे जो है सभ्यताएं पनपी हैं, परंतु गंगा वोल्गा नदी के लोग जो हैं, मतलब कि नील नदी जो है या सिंधु सभ्यता जो यहाँ के लोग दिए हैं, तो यहाँ की सभ्यताएं पनपी हैं। और जैसे जो गंगा है, वोल्गा नदी है, यहाँ के लोगों ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पे सभ्यताएं नहीं पनपी है। मतलब इनका मूल रूप से कहने का तात्पर्य छोटे से शब्दों में ये होता है कि जो चुनौती होती है उसको व्यक्ति अगर स्वीकार कर लेता है, अपने में ग्रहण कर लेता है, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। अगर उसको नहीं सह पा रहा है, उसका सामना नहीं कर पा रहा है, तो वह क्या होता है, नष्ट हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा, अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण, अपने उद्विकास का सिद्धांत का निर्माण करने हेतु किसने सावयवी समरूपता का उपयोग किया। सावयवी समरूपता का उपयोग एक वैज्ञानिक आधार वाक्य के रूप में किया। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण करने हेतु किसने, मतलब किस समाजशास्त्री ने सावयवी समरूपता का उपयोग एक वैज्ञानिक आधार वाक्य के रूप में किया है। इसमें कौन कौन से समाजशास्त्री हैं, गम्फोलोविक्स हैं, समनर हैं, स्पेंसर हैं और लोरिया हैं। लोरिया तो एकदम न्यू है। अब इसमें देखिए किसकी बात कर रहा है, पहले हम क्वेश्चन का भी अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। उद्विकास, अगर हम उद्विकास के बारे में बात करें तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। उद्विकास का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, चार्ल्स डार्विन ने किया। एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हुआ, चार्ल्स डार्विन ने किया। और कब किया, तो 1859 में किया। दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। और क्या करने के लिए इन्होंने, क्यों ऐसा किया हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में जीवों के विकास को समझने हेतु किया था। मतलब कि जीव का विकास कैसे होता है उसको समझने के लिए उन्होंने उद्विकास का सिद्धांत दिया हुआ था। लेकिन अगर यही हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बन सकता है कि सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में, किसमें, सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में इस अवधारणा का प्रथम प्रयोग किसने किया। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है। इसमें अगर प्रथम पूछा जाए तो वहाँ पे स्पेंसर का नाम आता है। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में इस अवधारणा का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है, तो वहाँ पे स्पेंसर राइट माना जाता है और स्पेंसर का नाम भी आता है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया, अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण जो है वो करने के लिए इन्होंने सावयवी समरूपता का उपयोग किया था। और सावयवी समरूपता का उपयोग भी इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से किया, वैज्ञानिक आधार वाक्य के रूप में किया। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पेंसर ही होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि समाजशास्त्र में, पूरे समाजशास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र में उद्विकास जो है वो सिद्धांत की शुरुआत हर्बर्ट स्पेंसर के लगभग जो लेखन है उनसे ही माना जाता है। लेकिन इसके बाद और सारे समाजशास्त्रियों ने यूज किया है इसका। ऐसा नहीं है कि बस डार्विन के बाद समनर और समनर के बाद कोई इसका प्रयोग नहीं, सॉरी समनर नहीं, स्पेंसर के बाद कोई इसका प्रयोग नहीं किया है। तो
जो हम पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स, मार्क्स का भी नाम आता है, खुद विकास का प्रयोग करते हैं, और फ्रेडरिक एंजिल्स का भी नाम आता है कि फ्रेडरिक एंजिल्स भी इसका प्रयोग किए हैं। और इसके साथ साथ जो मोस्ट है वही बात करेंगे, इमाइल दुर्खीम का भी नाम आता है, एक भी गार्डन चाइल्ड आते हैं, इनका भी नाम आता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये सारे लोग भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से पूछा गया स्पेंसर है। और एक क्वेश्चन स्पेंसर के बारे में बात करता है कि समाज को जीवित शरीर की तरह किसने देखा है। तो समाज को जीवित शरीर की तरह किसने देखा है, स्पेंसर ने देखा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित है। कौन सी धारणा, क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित है। चक्रीय सिद्धांत, उद्विकासी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत, किससे संबंधित है। तो देखना, जो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि जो क्रियात्मकता की धारणा है ये मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। सी इज राइट आंसर। लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या कैसे हुआ, तो कार्ल मार्क्स जो है, यानी मार्क्स जो है वो जो एंजल्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनकी कृतियों में जो है इन्होंने एक उद्भिद सिद्धांत, राजनैतिक चिंतन और नीतियों के समूह को मतलब कि मूल रूप से सबको मिला करके उन्होंने एक सामान्य नाम दिया, मार्क्सवाद। ठीक है, किसके, एंजल्स की कृतियाँ, जो उनके सिद्धांत थे, जो उनकी चिंतन नीतियाँ थी, जो उनके राजनीतिक थे, विभिन्न प्रकार के जो भी थे, उसको उन्होंने क्या दिया, मार्क्सवादी नाम दिया। लेकिन इसके साथ साथ इसने क्या किया कि ज्ञान की जो होती सभी विधाएं, जैसे हम कहें इनके बारे में, अगर हम कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स जो हैं वो इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मतलब सभी को सांस्कृतिक रूप से प्रभावित कहीं ना कहीं किया हुआ है। लेकिन जो मार्क्सवादी समाजशास्त्र है वो समाज के एकदम से यथास्थिति जो होती है, यथास्थिति का विश्लेषण करने के लिए विरोधी माना गया है। किसका विरोधी माना गया, मार्क्सवादी, यथास्थिति का। और जो सामंजस्य और संतुलन होता है, सामंजस्य और संतुलन की अपेक्षा संघर्ष की प्रक्रिया, इसका क्या माना इन्होंने, दार्शनिक आधार माना है। किसने माना, कार्ल मार्क्स ने माना। तो यहाँ से जो है मार्क्सवादी विचारधारा एकदम अस्थायित्व और परिवर्तन को अधिक महत्व देने लगी। और इनकी जो रुचि हुई वो सामाजिक घटनाओं की खोज, उसकी व्याख्या करने, आर्थिक कारकों की भूमिका, वर्गों के आपसी संबंधों में अंतर, सामूहिक संघर्ष जो होता है, सामूहिक संघर्ष किस लिए होता है, उन विषय में जो रहता है, इनकी रुचि जो है वो बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे क्रियात्मकता का धारणा जो है इस सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। आई गेस हमने 3 से 4 ही क्वेश्चन को लिया था ताकि उसका अच्छे से विश्लेषण कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।